हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और हमारी सीरीज़ चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की। हमने नेचुरल वेजिटेशन पढ़ लिया है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ लिया है। अभी हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसके कुछ मैं कोशिश करूँगी इसी एक ही लेक्चर में ये हो जाए, वरना इसके और पार्ट्स भी आ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में पूरा हो जाए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, राइट। सो मेरे साथ बने रहिए। सो एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, अबाउट, टाइप्स एंड क्रॉप्स, ठीक है। फिर हम इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे जिसमें कमर्शियल फार्मिंग पढ़ेंगे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ेंगे, टेरेस फार्मिंग पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव फार्मिंग पढ़ेंगे, इंटेंसिव फार्मिंग पढ़ेंगे, सेवन्थ है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एंड 8 और 9 है शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फॉडर प्लांटेशन भी आप ले सकते हैं, फॉडर फार्मिंग। सो हम उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे क्रॉपिंग सीजन्स इंडिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप एंड जेड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कुछ रिवोल्यूशन जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्रीकल्चर में हो रखे हैं, उनके बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे हम। फिर कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम थोड़ा सा डीप में ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद हम थोड़े और कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड देन हम देखेंगे इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है एग्रीकल्चर में, और थ्रेट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद ही मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हैं मेरी बुक से, उसको भी हम एक बार रीड आउट कर लेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी जितने भी पीपीटीज़ हैं, जितने भी स्लाइड्स हैं, उन सबको एक्सप्लेन कर दूँगी एक बार, और नोट्स में वही सेम लिखा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सो एग्रीकल्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो एन एग्रीकल्चर रीजन इज एन एरिया विच हैज़ होमोजेनिटी in farming practices, crops produced, and crop association. India is a vast country which, with varied natural and human settings in its different parts. Depending upon this variation, different crops dominate the agriculture scenes in different parts of the country. ठीक है, as is the clear form of from the सो एग्रीकल्चर से हमें क्या समझ में आया कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत है, काफ़ी डाइवर्स है। अलग अलग इंडिया में जगह पे अलग अलग प्रेशर, अलग टेम्परेचर, अलग अलग रीज़न है, अलग अलग क्लाइमेट है, और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग अलग टाइप की खेती होती है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग किस्म की, भिन्न भिन्न प्रकार की कृषि होती है, और अनाज उगाए जाते हैं, दालें उगाई जाती हैं। तो हर क्लाइमेटिक जहाँ जहाँ डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट उसी प्रकार वैराइटीज़ की क्रॉप्स उगाई जाती है। सो एग्रीकल्चर इन इंडिया हमारा, जैसे कि हम सबको पता है, स्टार्ट हो चुका है। डेफिनेशन अबाउट देखते हैं, फिर टाइप्स देखते हैं, और फिर क्रॉपिंग सीजन है, इसकी क्रॉप्स देखेंगे हम, ठीक है। और रिवोल्यूशन वाला पार्ट भी बाद में देखेंगे। सो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड 50% ऑफ द इंडियन वर्क फोर्सेज। एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया के जो वर्क फोर्स है 50%, मतलब आधा परसेंट 50% को एम्प्लॉयड करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड काम देता है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड 50% ऑफ द इंडियन वर्क फोर्सेज। इट कॉन्ट्रीब्यूट 17 to 80% टू कंट्रीज GDPs। कंट्री के GDP में ये 17 से 18% तक कंट्रीब्यूट करता है। और इंडिया एक्सपोर्ट्स 38 बिलियन वर्थ है इसका एक्सपोर्ट में। और 2/3 जो कल्टीवेशन है, जो एग्रीकल्चर है, वो किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे। इंडिया फर्स्ट रैंक आता है नेट क्रॉप एरिया में। अभी कुछ की टर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आराम से याद कर लीजिए। नेट क्रॉप एरिया और जो फॉलो लैंड होते हैं, फैलो लैंड होते हैं, वो इन दोनों को जब मिलते हैं तब इसको कल्टीवेटेड एरिया कहा जाता है। कल्टीवेटेड एरिया क्या होता है, नेट क्रॉप एरिया मतलब जितने में क्रॉप उगाए जा रहे हैं और जितना लैंड है, वो उसको क्या बोलते हैं, कल्टीवेटेड एरिया बोलते हैं, ठीक है। नेट क्रॉप एरिया, टोटल एरिया शोन इन द कंट्री, ओके। फैलो लैंड क्या होता है, लेफ्ट आउट
लैंड लेफ्ट आउट ऑफ द कल्टिवेशन फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम टू रिस्टोर इज फर्टिलिटी। फैलो लैंड मतलब क्या होता है, जब कल्टिवेशन करने के बाद उसमें फर्टिलिटी नहीं बचती है तो उसको उस लैंड को छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों तक, कुछ टाइम तक, कुछ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक छोड़ दिया जाता है ताकि इसकी जो फर्टिलिटी है दोबारा आ सके, दोबारा रिस्टोर हो सके और फिर से इस पर कल्टिवेशन कर सकें हम। ठीक है, उस पर उसी ज़मीन पे फिर से हम अच्छे से फार्मिंग कर सकें। अब देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कितने टाइप के होते हैं। कमर्शियल, प्लांटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग में सीधा सीधा मतलब है, कमर्शियल फार्मिंग मतलब जो कमर्शियल यूज़ के लिए फार्मिंग हो रही है, जो कल्टीवेशन हो रहा है, जो प्लांटेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो मॉनेटरी बेस्ड पे होता है, इसको हम लोग कमर्शियल फार्मिंग को हम लोग मॉनेटरी फार्मिंग बोलते हैं और कैश क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, कैश फार्मिंग, क्योंकि जो भी इसमें उगाया जा रहा है, चाहे वो कॉटन हो या कुछ भी हो, वो सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड ही है, वो आपको बेचना ही है, वो फॉर कमर्शियल पर्पस है। ठीक है, सेकेंड है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ये होता है जो सिंगल क्रॉप होता है, जैसे कि आपने चाय देखे होंगे या शुगर केन होते हैं देखे होंगे कि शुगर केन का अगर कोई खेत है तो सिर्फ शुगर केन ही, उसमें कुछ भी मिक्सड नहीं है। ठीक है, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, क्योंकि इसको भी एक मॉनेटरी पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में सीधा सीधा मतलब नजर में आ रहा है। मिक्स क्रॉपिंग मतलब एक से दो या दो से ज़्यादा जब क्रॉप एक ही लैंड पे मिक्स करके कल्टीवेट किया जाता है, उगाए जाते हैं, फार्म किए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड क्रॉपिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग वो होती है जैसे जो भी माउंटेन एरियाज़ होते हैं उसमें जो स्टेप्स कट आउट होते हैं, लाइक माउंटेन एरिया है तो स्लोप होगा, तो स्लोप पे जो फार्मिंग करते हैं ताकि सॉइल इरोजन ज़्यादा यू नो ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और ज़्यादा अदर प्रॉब्लम ना हो और उस लैंड का परफेक्ट यूज़ हो सके, ना उसमें ज़्यादा लिंचिंग हो, ना ही कोई सॉइल इरोजन हो, इरोडेशन हो, कुछ भी ना हो। तो टेरेस फार्मिंग टेरेस एरिया में होती है, मतलब स्टेप आउट कट आउट में होती है स्लोप पे, माउंटेन्स एरिया में। ठीक है, फॉर एग्जांपल टी कह सकते हैं हम टी बहुत अच्छा एग्जांपल है। फिफ्थ है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में बहुत ईजी सा एक फ़र्क है। एक्सटेंसिव मतलब बड़े एरिया पे कम क्रॉप उगाना, ठीक है, विथ ज़्यादा लेबर्स एंड ज़्यादा मेहनत। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब कम लैंड पे ज़्यादा लेबर आके ज़्यादा करके ज़्यादा उत्पत्ति करना, मतलब कम छोटा एरिया है लेकिन उसमें क्रॉप आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, लेबर कम है, मतलब सही है, इंटेंसिव सही है। देखा जाए तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग कम होगा और ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा टाइम का भी और लेबर का भी। ठीक है, सो एक्सटेंसिव मतलब बड़ा एरिया कम क्रॉप प्रोडक्शन, और इंटेंसिव मतलब कम जगह और कम एरिया, कम लैंड, लेस लैंड, मोर क्रॉप प्रोडक्शन। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि इसमें जो फार्मर होता है उसकी जो लैंड होता है वो कोई भी क्रॉप उगाए, कोई भी सब्जियां, फल, सब्जी, साग जो भी उगाए वो अपने पर्पस के लिए करता है, सिर्फ अपने फैमिली बेसिस फैमिली की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। इसका मतलब सीधा सा मतलब है खुद उगाओ खुद खाओ बस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, दो टाइप और है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इम्पॉर्टेंट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का साफ साफ मतलब दिख रहा है कि कुछ कल्टीवेट हो रहा है और शिफ्ट हो रहा है ना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, अगर किसी लैंड पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, किसी पे हमने कुछ उगाया है और वो उसकी कटाई छटाई कुछ हो गई है और वो बैरन लैंड पड़ा हुआ है, लैंड खाली हो चुका है, उसके अंदर कोई फर्टिलिटी नहीं है अभी कि दोबारा हम वो इतनी उपजाऊ नहीं है कि हम उस पर दोबारा कुछ उगा सकें, तो उस लैंड को फार्मर छोड़ के कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी और लैंड पर चले जाते हैं, वो अपना कल्टीवेशन शिफ्ट कर देते हैं कि अच्छा कि अभी इस सॉइल में फर्टिलिटी नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसमें फर्टिलिटी जब इसमें जब फर्टिलिटी आ जाएगी तब हम इस पर दोबारा आके फार्मिंग करेंगे, तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको हम ऐश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं और जूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग पलमुआ ऐसे कुछ भी बोलते हैं, और दिबंग भी बोलते हैं, दीपा इन
SM, और मतलब अब देख लेना शिफ्टिंग कल्टीवेशन को काफ़ी सारे 3-4 नाम हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, जो फ्रूट हो गया या फ्लावर की जो खेती होती है, जो फूलों जिस एग्रीकल्चर में फूल उगते हैं, फूल और फल फूल उगते हैं, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन और वी कैन से फार्मिंग ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, डेट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। इसमें एक और कह सकते हैं फॉडर फार्मिंग। फॉडर फार्मिंग में क्या होता है, जो एनिमल्स खाते हैं, जो उनका भोजन होता है, जो भी जानवरों का भोजन होता है, वो उस चीज़ की जो खेती होती है, जो भी वो प्लांट्स खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, उसको हम फॉडर बोलते हैं, और उसकी खेती को क्या बोलते हैं, फॉडर एग्रीकल्चर, ठीक है। सो हमने टाइप्स पढ़ लिए। अब देखते हैं क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। 3 टाइप के क्रॉप होते हैं, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप। तो राबी क्रॉप हो गया, खरीफ क्रॉप हो गया, इसको आप ऐसे याद कीजिए, खरीफ, राबी एंड जैद। खरीफ क्रॉप के बारे में अगर देखा जाए तो खरीफ क्रॉप होता है मॉनसून क्रॉप, जो कि आता है, जिसको हम लगाते तो जून जुलाई में है, लेकिन ये हार्वेस्ट कब होता है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। राबी क्रॉप हम विंटर्स क्रॉप बोलते हैं इसको, क्योंकि विंटर में लगता है, अक्टूबर दिसंबर में लगता है और अप्रैल जून तक निकल जाता है, हार्वेस्ट हो जाता है। जेट क्रॉप समर क्रॉप्स होते हैं, जो मार्च से जून के बीच में निकलते हैं, ठीक है। सो खरीफ क्रॉप मॉनसून जून जुलाई में लग रहा है, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट हो रहा है। राबी क्रॉप विंटर्स में लगता है, अक्टूबर दिसंबर में लग रहा है, अप्रैल जून में हार्वेस्ट हो रहा है। और जैद क्रॉप मार्च जून में लग रहा है, उसी में ग्रोन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें तो हम थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए खरीफ क्रॉप में क्या क्या है, राइस है, कॉर्न है, सोयाबीन है, शुगर केन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है। राबी क्रॉप्स में देखते हैं गेहूँ है, ओट, चिकपीज़ एंड मस्टर्ड, ब्रोकली, आमंड्स। समर क्रॉप में देखिए, जेट क्रॉप्स में क्या होता है, कुकुम्बर, वाटरमेलन, बिटर कॉर्ड, करेला, ये सब होता है, ठीक है। देख लीजिए, हिंदी में हिंदी वालों भी देख लीजिए, बाजरा, गवार, मक्की, धान, नरमा, कपास, बासमती धान, दलहनी फसलें, ये सब खरीफ क्रॉप है। अब देख लेते हैं कुछ रिवोल्यूशंस के बारे में, राइट। कौन कौन से रिवोल्यूशन होते हैं, जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। ब्लैक रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, पेट्रोलियम, उसका ब्लैक कलर होता है, याद हो जाएगा। ब्लू रिवोल्यूशन, फिश कहाँ रहती है, पानी में, पानी का कलर क्या होता है, ब्लू, तो ब्लू रिवोल्यूशन। लेदर और कोकोआ का कलर क्या होता है, ब्राउन, तो इसके लिए ब्राउन रिवोल्यूशन हुआ था। जूट प्रोडक्शन देख लीजिए, गोल्डन फाइबर, फाइबर होता है ना जूट, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। अब ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी हो गया, हनी का तो कलर गोल्डन होता है, तो गोल्डन रिवोल्यूशन देखिए फ्रूट प्रोडक्शन का। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या होगा, सबको पता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ग्रे रिवोल्यूशन जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं। अनियन का कलर देखिए पिंक होता है, प्रॉन का कलर भी पिंक होता है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पिंक रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। इंडियन रिवोल्यूशन पिंक रिवोल्यूशन है अनियन और प्रॉन के लिए। रेड रिवोल्यूशन देखते हैं मीट और टोमेटो के लिए। राउंड रिवोल्यूशन किसके लिए है, पोटैटो, ठीक है। तो पोटैटो प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन है किसके लिए, सिल्वर फाइबर कॉटन प्रोडक्शन, राइट। सिल्वर रिवोल्यूशन एग प्रोडक्शन याद रहेगा। वाइट रिवोल्यूशन तो याद ही रहेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क प्रोडक्शन। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन। एंड ब्राउन रिवोल्यूशन फिर से पटेटो, ठीक है। तो एक बार फिर से रीड आउट कर लेते हैं। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोल प्रोडक्शन, ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर एंड कोकोआ, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन, गोल्डन रिवोल्यूशन ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी, फूड प्रोडक्शन, ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजेशन, पिंक रिवोल्यूशन प्रॉन एंड अनियंस, रेड रिवोल्यूशन। अब धीरे धीरे याद करते जाइए, ठीक है, माइंड में दोहराते जाइए, या सिर्फ सुन लीजिए, लास्ट में है नोट्स, आप बाद में इसका भी एसेस ले सकते हैं, या मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी। रेड रिवोल्यूशन में क्या है, मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन, किस में है, रेड रिवोल्यूशन। राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन प्रोडक्शन। सिल्वर रिवोल्यूशन एग प्रोडक्शन। वाइट रिवोल्यूशन डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्शन। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन। राउंड रिवोल्यूशन है अगेन पोटैटो, ठीक है।
कुछ और की पॉइंट्स देख लेते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया कितना एग्रीकल्चर का, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, 328। ओके, 328 मिलियन हेक्टेयर्स है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। नेट सोन एरिया मतलब कितना उगता है, कितना उग रहा है, उगा हुआ है 142 मिलियन हेक्टेयर्स। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, 190.8 मिलियन हेक्टेयर। नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, 56.9 मिलियन हेक्टेयर्स। तो 75% ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया इज डिपेंडेंट on agriculture. 43% area of India is used in agriculture. 43% ऑफ एरिया यूज़ होता है, और जो 75% ऑफ द रूरल एरिया है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये फूड प्रोवाइड करता है 1 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोगों को। मेजरली देखा जाए तो 51 टाइप्स ऑफ मेजर क्रॉप्स यहाँ पे उत्पादन होता है, प्रोड्यूसेस 51 मेजर क्रॉप्स, contributes to and agriculture contributes to 1/6 of the export earning, right? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ग्रीन रिवोल्यूशन थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन, एक्वायरिंग मोर लैंड एरिया फॉर कल्टिवेशन पर्पस, एक्सपेंडिंग इरीगेशन फैसिलिटी। जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो उससे क्या क्या हुआ, ज़्यादा लैंड एक्वायर होने लग गई फॉर कल्टीवेशन। इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है, इरिगेशन पे भी मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। एक्सपेंडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशंस की जो फैसिलिटी बढ़ने लगी, प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ आने लगी, वैरायटी ऑफ फील्ड प्रोटेक्शन, यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड एंड एडवांस वैरायटी ऑफ फील्ड होने लग गया, बेटर टूल्स का इम्प्लीमेंटेशन होने लग गया, अच्छी टेक्निक्स और टूल यूज़ होने लग गए। और प्रोडक्शन देखा जाए तो देखिए 4 साल में 50% इंक्रीज़ हो गया था। किस ईयर में, इन विच ईयर, 1967 to 1971, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ये सब हुआ। कुछ और देख लेते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया किस चीज़ में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मिल्क में, कैशू नट्स में, कोकोनट में, टी, जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, टी, जिंजर मेजरली। लार्जेस्ट कैटल प्रोडक्शन है ये, जो कि 281 मिलियन। एंड सेकेंड लार्जेस्ट किस में है, वीट, राइस, शुगर, पल्स एंड ग्राउंडनट में। दोबारा याद कीजिए, सेकेंड लार्जेस्ट किस में है, वीट, राइस, शुगर, पल्स, ग्राउंडनट। वीट, राइस, शुगर, पल्स, ग्राउंडनट। वीट, राइस, शुगर, पल्सेस, ग्राउंडनट। थर्ड लार्जेस्ट किस में है, टम्बैको में, ठीक है। और थर्ड रैंक इसमें भी आता है कि हमने मैकेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन किया है आफ्टर यूएसए एंड 1 मोर कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़। तो हम ये थर्ड नंबर पे आते हैं। तो ये कुछ हमारा शॉर्ट एंड क्रिप्स लेक्चर था फॉर लास्ट मिनट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और देखा जाए तो ओके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ये भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत है, एरेबल लैंड है, क्लाइमेट भी अलग अलग टाइप्स के हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स होता है, अलग अलग एग्रीकल्चर होता है। वीकनेस देख लेते हैं, फ्रैगमेंटिंग लैंड्स हैं, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ लैंड है। इलिटरेसी है, ठीक है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप्ड नहीं है इन एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो लैक ऑफ टेक्निक्स एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलिटरेट है, और फ्रेगमेंटेड लैंड्स। अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो उसमें अपॉर्चुनिटी, एक्सपोर्ट की काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बन रही है, अब हॉर्टिकल्चर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी स्कोप है इन एग्रीकल्चर फील्ड। थ्रेट्स देखते हैं, अनसस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट और अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज़। जो रिसोर्स यूज़ हो रहा है उसका पूरा यूज़ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ हो रहा है या हो सकता है। अनसस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट मतलब ऐसा नहीं कि खेती हो रही है, जो बड़े लेवल पर कर रहे हैं वही अमीर होता जा रहा है, और गरीबी होता जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनसस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट एंड अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज़। अब ये नोट्स प्रोवाइड किए हैं मैंने, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर
यहाँ देख लीजिए सबके बारे में लिखा ही हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, मैंने जो बताया है वही सब लिखा है, बस सेंटेंस और पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट। देखिए कॉटन रीजन है, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप रीजन है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया है जिसमें द वेस्टर्न हिमालयाज आते हैं, ईस्टर्न हिमालयस में कैसा क्रॉप प्रोडक्शन होता है, लोअर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन, राइट। इसमें देखते हैं ट्रांस गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, गुजरात हिल्स है इसमें, और देखते हैं सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, वेस्टर्न प्लेट्यू हिल्स, साउथर्न प्लेट्यू हिल्स, ईस्ट कोस्ट। इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। फ़िलहाल जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि लास्ट मिनट में यही सब छोटे छोटे वीडियोस होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, राइट। एंड द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, so we need your support, so please keep supporting and keep watching. Thank you.